भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत, आसपुर विधायक उमेश मीणा के साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने आज डूंगरपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सांसद राजकुमार ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर आदिवासी के इतिहास को मिटाने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से धर्म कोड बनाने और उपचुनाव में 84 व सलूम्बर सीट पर बीएपी द्वारा स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए जीत का दावा किया है। इशू चल रहा है। पिछले 5 सालों में जितने विद्यालय क्रमोन्नत हुए, 8वीं से 10वीं बनाया, 10वीं से 12वीं बना, उस विद्यालय में क्लास शुरू हुआ, एडमिशन जरूर हुआ, लेकिन वो पद, टीचर का पद, सेकंड ग्रेड टीचर और व्याख्याता का पद आज तक क्रिएट नहीं किया गया है। अभी सरकार ने पिछले 10 महीने हो गए, 10 महीने होने आ गए, उन पदों का क्रिएट नहीं हुआ है। डूंगरपुर जिले में ऐसे कई विद्यालय हैं और मेरी जानकारी में 100 से 150 सेकंड ग्रेड और व्याख्याता के पद हैं जो गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर रही है। क्रिएट नहीं करने के पीछे मूल रीजन क्या है? क्योंकि पद रिक्त बताएगा, जैसे क्रिएट करेंगे तो पद रिक्त बताएगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारी पोल खुले, इसलिए जो मतलब क्रमोन्नत जो विद्यालय थे उन विद्यालयों में पद क्रिएट करने का वर्तमान गवर्नमेंट में कोई काम नहीं किया। परिवेश कहीं न कहीं रोजगार नरेगा पे डिपेंड रहता है। हर परिवार कहीं न कहीं जो गरीब परिवार है वो रोजगार गारंटी में निर्भर रहता है। लेकिन पिछले समय में से लगा कि वर्तमान तक केंद्र सरकार ने नरेगा का लेबर पार्ट का बजट काफी लॉस किया है और जो अभी बजट आया उस 2023 वाला जो लास्ट बजट रहा केंद्र सरकार का, सेकंड जो सरकार एनडीए की जो बनी, उसका 33% नरेगा का बजट उन्होंने कटौती किया और आज भी डूंगरपुर जिले में नरेगा में 3-3, 4-4 महीने हो गए नरेगा का लेबर का पैसा नहीं आ रहा है। छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, 3-3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। पेंशन जो बड़ा बुजुर्गों को सहारा मिल रहा था, उस सहारे को भी वर्तमान सरकार ने कहीं न कहीं खत्म करने का, उनको बेसहारा बनाने का काम किया। पेंशन भी 2-2, 3-3 महीने हो गए। गरीब लोगों की जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन सारी पेंशन 2-2, 3-3 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। मतलब ये ऑल ओवर ये है कि वर्तमान जो सरकार डबल इंजन की सरकार के नाम से तो लग रहा है कि एक इंजन आगे लगा है, एक इंजन पीछे लगा है और दोनों तरफ खींच रहे हैं और खींचने से सारी राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है, सारी योजनाएं फेल हो रही है और माना जाए कि आम जो जीवन यापन कर रहा था वो व्यक्ति भी त्रस्त है, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से इस वर्तमान सरकार में बढ़ी है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी समय समय पे आंदोलनरत भी है, समय समय पे संघर्ष भी करते हैं, मुद्दों को उठाते भी हैं। तो हमारा विजन ये रहेगा कि भाजपा उपचुनाव में आ रही है, लेकिन किन मुद्दों पे आ रही है? और उपचुनाव की बात स्टार्ट करते हैं तो भाजपा ने पहले ही हार मान ली है सभी सीटों पे। भाजपा ने पहले ही हार मान ली है, क्योंकि नॉर्म से रहता है कि जो विधायक चुना जाता है और विधायक पद पे रहते हुए सांसद चुनाव लड़ता है तो उसको 1 साल का बजट रिलीज कर दिया जाता है। राजस्थान के अंदर 5 जगह ऐसे एमएलए हैं जो एमएलए रहते हुए सांसद बने, 1 जगह आरएलपी का, 3 जगह कांग्रेस का और 1 में बीएपी से। तो 5 जगह वर्तमान सरकार ने एमएलए कोटे पे बैन लगा दिया है। आज तक के इतिहास में ये देखा गया है कि पहले भी एमएलए रहते हुए सांसद बने हैं, लेकिन उनका बजट रिलीज कर दिया जाता था। 1 साल का बजट जो संबंधित एमएलए होता है उसको दिया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पे रोक लगा दिया। इससे सिद्ध हो गया कि वो पहले ही हार मान चुके, 5 सीटों पे पहले ही हार मान चुके हैं। और अवश्य चुनावों में अगर आना है तो वास्तविक आपकी गलतियां जो है उसको स्वीकार किया है, स्वीकार करे और जिस तरह से डिपार्टमेंट में डूंगरपुर जिले, बांसवाड़ा जिलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोके और गलती स्वीकार करके आए तो जनता कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्वीकार करेगी। बाकी बहुत बुरी तरह से ये लोग हारने वाले हैं कि वो जब आचार संहिता लगेगी इसके बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी। गठबंधन में रहेगी 100% लगभग अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो मतलब हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे दोनों जगह। हाँ सर, आपका बयान हमेशा आता रहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल, उसको लेकर क्या कहेंगे? चलो ये अच्छी बात आपने छेड़ना जरूरी है, सच्चाई जानना जरूरी है। आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति, रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है, भले वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी धर्म में मेल नहीं खाती है। लेकिन आदिवासी समुदाय आस्था जरूर रखता आ रहा है, आज भी रखता है। जैसे कि जैन समुदाय के अपने अलग धर्म
धर्म कोड है, उनकी जनगणना होती है, जैनों की अलग होती है, लेकिन जैन समुदाय कहीं न कहीं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में या जाता है। एक आस्था अलग चीज है। तो हम हमारी आइडेंटिटी जो वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, न ईसाई आता है, न मुस्लिम। लेकिन देश लेवल पे हमने जो फेस किया कि आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम बना हुआ है, कई जगह ईसाई बना हुआ है, कई जगह जैन भी बना हुआ है, कई जगह हिंदू भी बना हुआ है। तो उसकी वजह से आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार आदिवासियों का अगर हित चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों की आइडेंटिटी का संरक्षण करने का काम करें। तो आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम जनगणना में जारी करे, ये लंबे समय से डिमांड चल रही है। लेकिन वर्तमान जो भाजपा की सरकार है उनको लगता है कि धर्म के नाम से सिर्फ आदिवासियों को बांध के राजनीतिक लाभ लेना है। हम किसी धर्म का विरोधी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू या ईसाई नहीं है, इसका मतलब हम हिंदू या ईसाई के विरोधी नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आदिवासी की अपनी आइडेंटिटी है। मैं उन्हीं मंत्री जी पे चला जाता हूँ, आपने याद दिला दिया, बाबूलाल जी। अगर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता तो बाबूलाल जी का फॉर्म पास नहीं होता, वो विधायक नहीं बन पाते। उनके नॉमिनेशन में उन्होंने लिखा है क्योंकि इनकी 2 पत्नियां हैं और हिंदू विवाह अधिनियम में 2 पत्नियां, जो हिंदू विवाह अधिनियम जिस पे लागू होता है वो 2 पत्नियां रिकॉर्डली नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। प्रावधान है हिंदू विवाह अधिनियम का भी प्रावधान है। कैसे? आदिवासियों को छूट का प्रावधान भी दिया हुआ है, उसी एक्ट में है। नहीं, उसी एक्ट में इसमें उस एक्ट में स्पष्ट लग रखा है कि इसको आदिवासी समुदाय को सेपरेट रखा जाएगा। हिंदू में नहीं माना गया है ना, उस एक्ट में नहीं माना गया। मैंने जहां तक पढ़ा ये है कि आदिवासी समुदाय को हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होगा, उस पर छूट रहेगी, ये स्पष्ट लिख रखा है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये आदिवासी समुदाय, उस एक्ट में कहीं नहीं लिख रखा है कि आदिवासी समुदाय हिंदू है, ये नहीं लिख रखा है। आपने जो बात को छेड़ ही दिया है। भाजपा जिस तरह से जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए इश्यू को खत्म करने का काम कर रही है। आप एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब थी, उस सामाजिक विज्ञान की किताब में बिरसा मुंडा की जीवनी लिखी थी और बिरसा मुंडा के उद्देश्य लिखे थे। तो उस एनसीईआरटी में लगभग बता रहे हैं 25-30 सालों से चला आ रहा था कि बिरसा मुंडा की जीवनी लिखी थी और बिरसा मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति अलग है, न वो हिंदू है, हिंदू से मेल खाती है, न ईसाई से मेल खाती है। उस पाठ्यक्रम में था, एनसीईआरटी की किताब में। यहाँ मन्नालाल जी छड़ रहे हैं यहाँ राजस्थान के पाठ्यक्रम को छेड़ने के लिए। अब एनसीईआरटी की बात कर लें, हम एनसीईआरटी की बात कर लेते। तो एनसीईआरटी में ये था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने 2024 का जो पाठ्यक्रम आया उस पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी के इस पार्ट को हटा दिया। उस पार्ट को क्या लिखा कि बिरसा मुंडा की जीवनी लिख दी। बिरसा मुंडा चाहते थे कि आदिवासी समुदाय ईसा धर्म से दूर रहे। पहले में क्या था, 2023 तक जो चला रहा था उसमें यह था कि आदिवासी समुदाय न हिंदू है न ईसाई है, ये बिरसा मुंडा के उपदेश थे। तो जिस तरह से कुरेद के भाजपा के लोग आदिवासी के इतिहास, आइडेंटिटी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो जबरदस्ती किसी धर्म को, हम लोग देख रहे हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम से नफरत फैलाई जा रही है, आज मणिपुर में क्या हो रहा है, धर्म के नाम से नफरत फैला रहे हैं ये लोग। धीरे धीरे आदिवासियों से लड़ाने की एक पॉलिसी है इन लोगों की, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकें। हम किसी भी धर्म या किसी के समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आदिवासियों की अपनी खुद की आइडेंटिटी बने और धर्म कॉलम उनका जनगणना में आए। वो चीज तो यहाँ पे भी हो रही है। कांग्रेस का आदिवासी अलग है, बीजेपी का आदिवासी अलग है, बीजेपी का आदिवासी अलग है और दूसरा वो एक पॉलिटिकली नजरिए से है। आपने भी ये किया है, पॉलिटिकली नजरिए से आपने पूछा और मैंने धार्मिक नजरिए से बताया। पॉलिटिकल एक विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई हो, वो विचारधारा देखो, विचारधारा से लड़ना और हथियार से लड़ना अंतर है। धर्म में जाने के बाद आदमी हथियार से लड़ रहा है और राजनीतिक में जाने के बाद विचारधारा से लड़ रहा है। विचारधारा के आधार पर संगठन बनता है, संगठन की आत्मा होती है विचारधारा, और इस विचारधारा के आधार पे आज अपने भी विचार मेल नहीं खाते, विचारधारा पे आधार पे हम डिबेट करेंगे। लेकिन धर्म में जाने के बाद वो हथियार से एक दूसरे की नस्ल, उस एक दूसरे के धर्म के खिलाफ इतना जहर बोला जा रहा है। आज मणिपुर सबसे बड़ा उदाहरण है। आज इंसान को मार के खा रहे हैं, ये मणिपुर में स्थिति बनाई है। किसने बनाई है? इन लोगों ने ही बनाई है। तो हम चाहते हैं कि धर्म के नाम से आदिवासियों को बांट के उनको लड़ाने का काम बंद करें। यहाँ पे भी वही परिस्थिति, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, कि विचारधारा के आधार पे लड़ना और हथियार के आधार पे लड़ना डिफरेंस है। वो हथियार के आधार पे लड़ा रहे धर्म में जाके, यहाँ विचारधारा, ये पॉलिटिकली विचारधारा अलग चीज है। कांग्रेस और बीजेपी भी यही करेगा, हम भी आदिवासी हैं। तो उनको तो पता चला है, पहले तो बोलते ही नहीं थे आदिवासी पे, अब पिछले 5 सालों से ये कह रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वीकार कर रहे हो, मन्नालाल जी स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं,
मन्नालाल जी आदिवासी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, वनवासी बोल रहे थे, अब धीरे धीरे जनजाति पे आए हैं। और मन्नालाल जी की तो बात करें तो वो रावत तो एसटी की जो 1985 का जो अधिसूचना है उसमें रावत का तो है ही नहीं। वो खुद अब कह रहे हैं हम रावत को आदिवासी काउंट किया जाए, एसटी में काउंट किया जाए, कई लोग ऐसे नहीं है। तो वो तो अदरजुल में है, वो उनका एजेंडा ओनली फॉर राजनीति करना है। हमारा एजेंडा सर्वांगीण विकास करना है, इस समाज को और इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों को साथ में लेके मानवता में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना और इस क्षेत्र का विकास करना हमारा उद्देश्य है। इन सालों से डूंगरपुर के पूरे आदिवासी इलाके में ईसाई मिशनरी हावी है और धर्मांतरण कर रही है, उसको रोकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी ने कभी आवाज नहीं उठाई। हम लोग दोनों तीनों पहलुओं पे लेके चल रहे हैं। आदिवासी समुदाय, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे देश में, हम सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा पे ही काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। आपने केस सुना होगा महाराष्ट्र का, पायल तड़वी, एक डॉक्टर थी जिसके साथ मर्डर हुआ था बलात्कार करके, जिस तरह पश्चिम बंगाल के साथ हुआ था, पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ हुआ था इसी कंडीशन यहाँ हुई थी। वो पावल तड़वी एक भील आदिवासी है, तड़वी भील से कन्वर्ट है, लेकिन वो मुस्लिम धर्म अपना रखा है इन लोगों ने। इसी तरह हमारे कुशलगढ़ में कई लोग हैं ईसाई धर्म अपना रखा है, कई जगह हिंदू धर्म अपना रखा है, असम के अंदर ट्राइबल्स ने जैन धर्म भी अपना रखा है, सिख धर्म भी अपना रखा है। तो आदिवासी अनेक धर्मों में बैठा हुआ, क्यों? क्योंकि आदिवासी की अपनी एक आइडेंटिटी के लिए गवर्नमेंट ने कोई पहल अभी तक नहीं की है। जनगणना की बात करें, जनगणना हम लोग समझते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था में 1871 से जनगणना स्टार्ट हुई, 1871 से लगा के 1931 तक ट्राइबल की अलग से आइडेंटिटी के आधार पे धर्म कॉलम में जगह दी थी। लेकिन जैसे आज़ादी के बाद देखते हैं तो आदिवासियों को खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से आदिवासी अनेक धर्मों में बढ़ गया। हमारा एक ही विजन है कि आदिवासियों की आइडेंटिटी बचे रहे। आदिवासी सिर्फ हिंदू में के उसका ही विरोध नहीं, आदिवासी ईसाई में है उसका भी विरोध है, आदिवासी मुस्लिम में है। यही हम यही चाहते हैं कि सब घर वापसी करे और घर वापसी करे, अपनी आइडेंटिटी स्थापित करे, ये हमारा उद्देश्य है। आरक्षण मिलना चाहिए क्या? ओबीसी को राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए? आपकी बात को मैं वापस दोहराना चाहूँगा। ओबीसी समुदाय डूंगरपुर बांसवाड़ा में भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला के जोरदार तरीके से भागदौड़ करता है। क्या दोनों पार्टियों ने ओबीसी को लेके प्रशासनिक सेवा में ओबीसी के लिए कोई बात की? मैं विधायक था, मैंने ओबीसी की बात उठाई, मैंने बात उठाई। अब आपने राजनीति की बात की, संवैधानिक प्रावधान क्या वो देख लेना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान ट्राइब्स के लिए शेड्यूल 5 में ये है कि प्रशासनिक शासन में सरपंच से लगा के विधायक सांसद तक ये प्रावधान है कि ट्राइबल ही लड़ सकता है। वो शेड्यूल 5 संविधान के प्रावधान के अंदर है, तो संविधान से बढ़ के तो ना आप हो ना हम हैं। लेकिन जो नौकरियों की बात आती है, आज भाजपा कांग्रेस के साथ ओबीसी भाग रहा है जोरदार तरीके से, लेकिन क्या उन्होंने शेड्यूल एरिया में उसके नौकरी में बात की किसी ने? उस बात से सभी एग्री करते हैं, अलग कोड हो जाना चाहिए, लेकिन जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हटाई जाए, इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहला सवाल ये बनता है कि धर्मांतरण ही बोलना ही गलत है। पहला ये है कि धर्म ग्रहण किया है, जो किसी का एक किसी धर्म में हिंदू से ईसाई बन रहा है वो धर्मांतरण है, और आदिवासी की अपनी एक व्यवस्था है। और सीधा अगर जो ईसाई बन चुके हैं, नहीं, मैं आपकी बात को और क्लियर कर लेता हूँ कि धर्मांतरण किसे कहेंगे? जो हिंदू है और वो ईसाई बन रहा है वो धर्मांतरण है, ईसाई से हिंदू बन रहा है वो धर्मांतरण है। लेकिन अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है और सीधा अगर किसी धर्म को अपना रहा है तो धर्म ग्रहण कर रहा है वो। तो आपका जो कहना है कि रिजर्वेशन का जो मामला है, रिजर्वेशन एक समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन धर्म के आधार पे नहीं है, रिजर्वेशन धर्म के आधार पे नहीं है। अगर इस बात पे जाएंगे तो महाराष्ट्र खाली हो जाएगा, आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली हो जाएगा, असम त्रिपुरा सारा खाली हो जाएगा। महाराष्ट्र और वो भी संविधान से ही बनता तो जब जिस दिन ये होगा, जिस दिन ये हो जाएगा कि आदिवासियों का आइडेंटिटी धर्म कॉलम अलग से जारी हो जाएगा और इसके बाद आदिवासी समुदाय अन्य धर्मों में वो नहीं आएगा, तो उनके लिए हम अवश्य विरोध करेंगे। पहले घर तो बना लें, हमारा घर ही नहीं बनाया, हम कह रहे हैं कि तुम घर में आओ। तो हम ये चाह रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार से, घर में रहेगा कौन वो तो तय होता है, घर में वही रहेगा तो आदिवासी होगा, हम तो हाँ वही रहेगा, लेकिन पहले घर बन जाए। केंद्र सरकार सबसे पहले जनगणना के अंदर आदिवासी कॉलम अलग से जारी करे, और आदिवासी कॉलम जारी करने के बाद हम देश लेवल पे अभियान छेड़ेंगे कि जो समुदाय आदिवासी समुदाय अन्य धर्मों में बटा हुआ है, अगर वो घर वापसी नहीं करता है तो उसको रिजर्वेशन से वंचित रखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम का देश में माहौल बना रखा है उन लोगों ने, हमारे पे आरोप लगाते हैं, ये मुसलमान को साथ में लगते हैं। वो खुद जम्मू कश्मीर में जाके कह रहे हैं
कि हम ईद पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिलेंडर फ्री दे देंगे। उनका एजेंडा है, उन एजेंडे पे हम नहीं जाना चाहें। हमारा विजन क्लियर है, हम मानवता में विश्वास करते हैं, हम प्रकृति में विश्वास करते हैं। हम लोग कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान से इंसान को नफरत करना सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता है। सर, एक आपका जो हिंदू वाली बात ही वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने जैसे ही कहा था कि हिंदू नहीं है आदिवासी, इसका राजकुमार रोत अपने पर लागू करे, क्योंकि उन्होंने शादी जब की थी तब हिंदू रिवाज से की है। इसके बाद में उनकी खुद की पत्नी मंगलसूत्र पहनती है, मांग में सिंदूर भरते, क्या घर पे लागू करेंगे? देखो, जो लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय में रीति रिवाज है 7 फेरे लेते हैं, वो सीधे फेरे लेते हैं, और हिंदू रीति रिवाज में ये फेरे लेते हैं। आदिवासी समुदाय में पूजा पद्धति या जो फेरे होते हैं उस दौरान बुआ और मामा ये 2 करवाते हैं, और हिंदू रीति रिवाज में पंडित जी करवाते हैं। तो मेरा जो हुआ था, एक बार वापस जो ये कमेंट कर रहे हैं वो खोल के देख ले कि मैंने शादी किस रीति रिवाज से की थी। एक सर, आप ओबीसी को आरक्षण, टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह से सामग्री का बंटवारा हो रहा है, आज टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर छात्रावासों के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको घटिया सामग्री का जो वितरण किया जा रहा है। छात्रावासों में जैसे असुरक्षा बढ़ रही है, हॉस्टल वार्डन जितने भी थे, टीएडी एक मिनिस्टर साहब ने राजस्थान विधानसभा की गरिमा को तार तार किया है। आप सबकी जानकारी में होगा, मैं विधायक था, 2023 में दोबारा चुन के गया। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि टीएडी का कैडर बन रहा है, उस कैडर का क्या हुआ। टीएडी का नॉर्म्स है, सर्कुलर है कि 5 साल से 3 साल से अधिक कोई भी वार्डन नहीं रह सकता है। मैंने क्वेश्चन लगाया था, मंत्री जी ने जवाब दिया विधानसभा के अंदर कि हाँ बिल्कुल, टीएडी के अंदर 3 साल से जितने पुराने वार्डन हैं सारों को सारों हटा दिया जाएगा। मंत्री जी का विधानसभा के अंदर जवाब है ये। सेकंड, उन्होंने कहा था कि 2 से 3 महीनों में कैडर को पूरा कर दिया जाएगा। कैडर की प्रक्रिया चल रही है और उस कैडर का निर्माण जल्दी किया जाएगा ताकि टीएडी की अलग से वैकेंसी जारी करके भर्ती की जाएगी। एक राजस्थान की विधानसभा, एक सबसे सर्वोच्च, हमारा राज्य का सर्वोच्च सदन के अंदर एक मिनिस्टर एक संवैधानिक पद पे संवैधानिक सभा में ये झूठ बोले हैं कि 3 साल से ऊपर जितने वार्डन थे उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। सारों को एक नोटिस दिया गया, फिर दुकान लगाई गई डूंगरपुर जिले में किसी मंत्री, पूर्व मंत्री के घर पे, और दुकान लगाई, वहाँ सारे वार्डनों की लाइन लगी, और लाइन लगने के बाद लिफाफे पहुंचे और अब सारा मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। और जो वार्डन, कई वार्डन ऐसे हैं जहाँ डिपार्टमेंट का आदेश ही नहीं है और उस हॉस्टल में जाके वार्डनगिरी कर रहे हैं, मतलब कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के ऐसे वार्डन बन के बैठे हुए हैं आज। मतलब एक ठेके पे डिपार्टमेंट और छात्रावास को ठेके पे देने का काम वर्तमान टीएडी मंत्री जी ने कहा है। अतल खिसक रहा है, इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो मन्नालाल जी को यही कहना चाहते हैं कि आप बिना तथ्यों के बात जो कर रहे हैं वो गलत है। इन बयानबाजों को, बयान जो कर रहे हैं उनको रोक दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में, वैसे तो अच्छी बात है ये जो कह रहे हैं, उसके लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हमने गलत मतदान कर दिया और गलत आदमी को चुन करके दिल्ली भेज दिया है। उसके जस्ट अब यहाँ देख लीजिए आप, बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सांसद महोदय हैं, भाई हमारे राजकुमार जी बैठे हैं पास में, इनका देख लीजिए, आज तक एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो इनके विरोध में कभी कुछ कहा हो। इन्होंने कोई बात कही होगी तब जाकर के हमने यहाँ से कोई आवाज़ उठाई होगी। तो मन्नालाल जी को लेकर के ये बात थी। दूसरा, आने वाले समय में जो जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को लेकर के तो हम सुनिश्चित हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, हमारे विधायक महोदय राजकुमार जी उस टाइम में इस पोस्ट पे थे, तो उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीते, इस वजह से सीट खाली हुई है। तो जो राजकुमार जी जीते थे उससे थोड़ा सा मार्जिन हम लोग बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। उससे बढ़ेगा तो बेहतर रहेगा। और चुनाव को लेकर के जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौर से हम गुजर चुके हैं। वोटिंग हमारा हो चुका है, गिनती करना बाकी है। जैसे ही डेट आती है हम लोग गिनती करके आपके बीच में चेहरा दे देंगे, दोनों जगह, सलुम्बर और 84 दोनों जगह। गठबंधन रहेगा? गठबंधन की बात तो पहले ही नकार दी है, पहले ही कह दिया है। स्टेटमेंट आगे हैं, सांसद महोदय ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, हमारी तरफ से भी स्टेटमेंट हमने दे दिया है कि गठबंधन किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। गठबंधन था ही नहीं, गठबंधन होता तो ऐसी बातें हम भी नहीं करते। उन्होंने गठबंधन कैसा किया कैसा नहीं किया आपने चुनाव में देखा होगा, नहीं देखा ऐसी बात तो है नहीं। उन्होंने कैसा रखा गठबंधन का मामला वो आपके सामने, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सलुम्बर और 84 का जहाँ तक मामला है, तो 84 और सलुम्बर हम जीतेंगे अच्छे मार्जिन से।
ये रणनीति के साथ में हम लोग काम करेंगे, ये आपके चैनलों के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं। और स्थानीय बातें तो बहुत सारी हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। व्यवस्था को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। शिक्षा की तो इतनी दयनीय स्थिति हो रखी है कि डबल इंजन सरकार आ गई। डबल इंजन सरकार दूसरी पार्टी के विरोध में बात कर रही है कि इन्होंने स्कूलें क्रमोन्नत कर दी, हर ग्राम पंचायत में एक सीनियर स्कूल कर दी, ऐसा इनका कहना है। भाई उन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? कम से कम आप तो बताइए कि डबल इंजन सरकार होगी, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक एक मूवमेंट नहीं है। अभी इनके सिस्टम में ये तकलीफ है। विधायक महोदय हमारे पास में बैठे हुए हैं, जी आसपुर से विधायक है, अभी इनका बजट ही पूरा नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। आप सोचिए, एक विधायक का बजट नहीं दे पा रहे हो, व्यवस्था नहीं चला पा रहे हो, पर्ची वाली सरकार चला रहे हो आप। जैसा पर्ची पकड़ाते हैं वैसा यहाँ के मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं, और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे। कोई भी ऐसे युवा साथियों को न तो रोजगार की बात कर रहे हैं, न कोई नहीं। बस इनका काम है अनर्गल बयान करना, अनर्गल बातें करना, फालतू की बकवास करना, इन बातों को लेकर के है। बाकी कम से कम सरकार अगर बनती है तो सरकारों को यहाँ के छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तब तो ये बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं। इनके घोषणा पत्र देख लीजिए आप, इस घोषणा पत्रों में इन्होंने क्या कहा है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने क्या क्या वादे किए, उसमें से एक वादा पूरा किया हो। केंद्र की सरकार बने भी बहुत अभी समय निकल गया, और राज्य सरकार बने हुए तो तकरीबन 1 साल ऊपर हो गया। तो आप लोग देख लीजिए क्या व्यवस्था बननी चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये बात करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं, और हमारी